शुभ संध्या बच्चों आज की इस कक्षा में हम क्रिया के बारे में देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रिया कितने प्रकार की होती है इत्यादि सभी जानकारी हम इसमें देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस जो वीडियो है इसमें सबसे पहले हम क्रिया की बात करेंगे। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो धातु बोलते हैं। और क्रिया को हिंदी में क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं जबकि संस्कृत में धातु बोलते हैं। क्रिया की उत्पत्ति मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब मूल भाषा क्या है? यहाँ पर मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। मूल भाषा संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से हुई, इसलिए जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। और जो धातु है ये संस्कृत का शब्द है। धातु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत उसी धातु से में ना प्रत्यय जोड़ने से जब क्रिया बन रही है उसको क्रिया बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उस वो धातु जो है वो हिंदी से पहले किस भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा का शब्द था। तो ऐसी भाषा को हम मूल भाषा बोलेंगे। संस्कृत भाषा को हम प्राचीन भाषा भी बोलते हैं, मूल भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, मूल भाषा कौन है? संस्कृत है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर कैसे हुआ। देखिए अब जैसे यहां पर संस्कृत धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे धातु में ना जोड़ दिया तो धातु ना क्रिया बन गई। चल प्लस ना बराबर चलना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। यहाँ पर ये देखिए धातु ना, यहाँ पर ये कोई क्रिया नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि किस तरीके से आप उसमें प्रत्यय को ऐड करेंगे। ठीक है, तो धातु ना क्रिया वही होती है जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। सभी लोग पता है। तो धातु प्लस ना बराबर धातु ना जैसे बना, उसी तरीके से हम किसी भी क्रिया जो धातु है उसमें जब ना प्रत्यय जोड़ेंगे उससे जो शब्द बनेगा वो क्रिया होगा। जैसे चल प्लस ना बराबर चलना क्रिया हो गई। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ना एक क्रिया बन गई। इस तरीके से संस्कृत धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। उसका हमने एक प्रारूप यहाँ पर आपको दिया कि कैसे बनती है। तो धातु में ना जोड़ देंगे धातु ना, उसी तरीके से चल धातु जैसे है तो चल में हमने ना जोड़ दिया तो चलना बन गया। पढ़ धातु में ना जोड़ दिया तो पढ़ना बन गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताता है उसे क्रिया कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये भी सही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, सोना, गाना, ये सब क्रिया है। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद है? तो क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए क्रिया के और भी भेद है लेकिन हम यहाँ पर 1 बाय 1 चलेंगे। पहले कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर अन्य भेद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को देखेंगे, उसके बाद अगले भेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक जिसमें कर्म न हो, जहाँ कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर कर्म न हो। और मतलब नहीं, अकर मतलब कर्म, यानी कर्म नहीं, जहाँ कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जिस क्रिया का कोई कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जिस क्रिया का कोई कर्म न हो, और मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, जिसमें कर्म ही न हो वो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया स मतलब साथ और कर्म मतलब कर्म। जो क्रिया कर्म के साथ हो अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म हो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। अकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो अर्थात क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय चलता है। अब अजय चलता है, यहाँ पर देखिए अजय क्या है? कर्ता है। चलना क्या है? उसकी ये क्रिया है। ठीक है,
अब इस क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। तो यहाँ ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ चलना जो है वो अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है कि मनीष सो रहा है। अब यहाँ पे मनीष क्या है? कर्ता है। सो रहा है ये उसकी क्रिया है। ठीक है। अब इस सोने क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है? सीधे कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यह भी देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे? अब इसमें हम इसकी पहचान, एक तो बहुत मतलब प्रचलित नियम है, क्या का प्रश्न लगाकर हम प्रश्न बनाते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। ये पहचान होती है अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने का ये तरीका होता है कि क्या का प्रश्न लगाकर, क्या का प्रयोग करके हम प्रश्न बना लेते हैं, और यदि उत्तर मिलता है तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया, और उत्तर न मिलने पर वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये जो क्या शब्द है, इस क्या शब्द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो क्रिया से ठीक पहले करते हैं। जैसे उड़ना क्रिया है तो उड़ना से ठीक पहले हम क्या लगा दें? क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। अब क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। लेकिन अब वहां पर अगर पक्षी को आप कर्म मान लेते हैं, अगर आप पक्षी को कर्म मानते हैं तो फिर इस वाक्य में कर्ता कौन है? और बिना कर्ता की कोई वाक्य बन ही नहीं सकता है। ठीक है। उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। जो पक्षी के द्वारा उड़ने की क्रिया की जा रही है तो क्रिया को जो करने वाला है वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो यहाँ पर पक्षी क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। पक्षी क्या है? कर्ता है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश में जो शब्द है, आकाश में आपका अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक में पर जिसका चिन्ह होता है में पर, अधिकरण कारक है आपका आकाश में, ये अधिकरण कारक हो गया। और पक्षी जो है यह क्या है? यह कर्म नहीं है, इसको हम कर्म नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पक्षी कर्ता है। क्या है? कर्ता है। पक्षी कर्ता कारक है और ये अधिकरण कारक है, और यह क्या है? क्रिया है। तो इसमें कर्म कहाँ है? इसमें कर्म तो कहीं नहीं है, इसलिए यह क्या है? यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें कहीं आपको कर्म नहीं दिख रहा है। पक्षी क्या है? कर्ता है। आकाश में उड़ते हैं, ये अधिकरण कारक का, यहाँ पे अधिकरण कारक प्रयोग हुआ, यहाँ पे कर्ता कारक प्रयोग हुआ, लेकिन इसमें कर्म कारक कहीं नहीं आया। यहाँ पे कर्म कहीं नहीं है, यहाँ पे केवल क्रिया हो रही है, इसलिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यह क्या है? यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसको आप कर्म क्यों नहीं मानेंगे? अगर आप देखते हैं कि क्या उड़ते हैं, क्या उड़ना तो जवाब नहीं मिलता आपको। ठीक है। क्या उड़ना जवाब नहीं मिलता है। क्या उड़ते हैं, अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर आप इसको मानते हैं कि क्या उड़ते हैं, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है या किसी को भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो अगर इस तरह का प्रश्न हम बनाते हैं, कभी हमारे जहन में आता है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से देखना है, जैसे मैंने बताया कि पक्षी यहाँ पर क्या है? कर्ता है। यानी क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। और बिना कर्ता की किसी वाक्य का निर्माण करना संभव ही नहीं है, असंभव है। प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता होता है, बिना कर्ता के हम किसी वाक्य को बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो पक्षी यहाँ पे कर्ता हो गया, आकाश में ये अधिकरण कारक हो गया, और उड़ते हैं ये क्रिया हो गई, जिसमें कर्म कहाँ आया? इसलिए यह पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह भी क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, सोना, हंसना, नहाना, ये भी क्या है? अकर्मक क्रियाएं। ये कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर इन क्रियाओं का कहीं प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपको बिना कुछ किए वहाँ पे अकर्मक क्रिया ही करना है, क्योंकि वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। उड़ना देखिए अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर भी आकाश में उड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। और कैसे अकर्मक क्रिया है वो भी मैंने आपको बताया कि इस वाक्य में कहीं पर भी कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं नजर आ रहा है, इसलिए यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें देखिए पेड़ से क्या है? इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या गिरना, अगर हम क्या लगा करके उसका उत्तर बनाते हैं क्या गिरना, तो जवाब नहीं मिलता। उस हिसाब से भी ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई ये कहता भी है कि
क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है, अर्थात पत्ते के द्वारा ये गिरने की क्रिया की जा रही है। तो यह तो क्रिया हो गई, यह तो क्रिया हो गई, लेकिन पत्ता क्या हो गया? पत्ता हमारा यहाँ पर कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो यह अपादान कारक है, यह कर्ता कारक है, यह क्रिया है। तो इसमें कर्म कहाँ है? इसमें कर्म तो कहीं है नहीं, इसलिए यह भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसमें भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सी है? इसमें भी अकर्मक क्रिया है। पत्ता यहाँ पर कर्म नहीं है, पत्ता यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, वाक्य में जो किसी काम को करता है वही कर्ता कहलाता है। तो पत्ता गिरता है, गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। तो पत्ता यहाँ पर कर्ता हो गया और गिरना जो है वो क्रिया है। और अब पेड़ से में अपादान कारक है, इसमें कर्म कारक नहीं है, जबकि कर्म कारक का होना आवश्यक है, तभी वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यह भी कौन सा इसमें कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। अब इसको क्या का प्रश्न लगाकर आप देखेंगे तो क्या गिरना यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका अकर्मक क्रिया, वैसे भी अकर्मक क्रिया होगी। क्या उड़ना, तो यहाँ भी जवाब नहीं मिल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यह भी क्या है? इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्या लगाकर प्रश्न बनाने में, तो मैंने जैसे बताया वैसे आप करिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे समीर पत्र लिखता है, समीर पत्र लिखता है। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? जब क्या का प्रश्न बनाते हैं और क्या का प्रश्न बनाने पर, क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अब समीर क्या लिखता? पत्र लिखता। क्या लिखता? पत्र लिखता। तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है, इसलिए समित्र पत्र लिखता है, क्या है? सकर्मक क्रिया है। अध्यापक पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए अध्यापक पढ़ाते हैं भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? तो पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पर पाठ छिपा हुआ है, इसमें कॉमन है, मतलब छिपा हुआ है, तो इसको अदृश्य क्रिया भी बोलते हैं, या अगोचर अदृश्य कर्म, क्रिया नहीं बल्कि अदृश्य कर्म बोलेंगे। अगोचर कर्म भी इसको बोलते हैं। अगोचर का मतलब जो दिखाई न दे। अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या है? वो यहाँ पर कर्म अगोचर है। तो अध्यापक पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्रिया जो है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जब हम पढ़ाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है पाठ को पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ पाठ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो पाठ शब्द है, पाठ यहाँ पर छिपा हुआ है, अगोचर कर्म है। ऐसे कर्म को अगोचर कर्म कहते हैं। अगोचर का मतलब ऐसा कर्म जो कर्म दिखाई नहीं देता, उसे अगोचर कर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर भी अगर आप क्या लगाकर उत्तर बनाएंगे तो भी आपको, प्रश्न बनाएंगे तो भी आपको उत्तर में क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते। अब उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी ये देखिए, हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। हाँ देखिए, अब अध्यापक पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी वो रिकॉर्डिंग के टाइम में ब्रश आइकॉन करने में उसमें थोड़ी सी इधर उधर क्लिक हो जाता है, तो वो अपने चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पापा फल खाते हैं। अब यहाँ पर भी जो खाना खाते हैं ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या होता है? सकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं कि पापा क्या खाते? फल खाते, तो उत्तर मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या पढ़ाते? पाठ पढ़ाते। क्या लिखता? पत्र लिखता। तो यहाँ पर भी देखिए उत्तर मिल रहा है। और अगर ऐसे भी आप इसको चेक करना चाहें तो समीर कर्ता हो गया और एक क्रिया है। क्रिया वो किस चीज़ पे क्रिया कर रहा है? पत्र के ऊपर, तो ये इसमें कर्ता कारक हो गया और इसमें कर्म कारक हो गया और यह क्रिया है। दूसरा,
अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक यहाँ पर क्या है, कर्ता है, अध्यापक क्या है, कर्ता है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। अब पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाठ पढ़ाते होंगे, तो पाठ यहाँ पर जो एक कर्म है ना वो अगोचर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें छिपा हुए अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, पाठ यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य की जो संरचना है, वाक्य संरचना भी हिंदी में वाक्य की संरचना भी इसी प्रकार से होती है। सबसे पहले कर्ता होता है, कर्ता के बाद कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो कर्म होता है इंग्लिश में यहाँ आ जाता है, और जो क्रिया होती है वो यहाँ आ जाती है, अर्थात इसका उल्टा इंग्लिश में होता है। तो हिंदी में जो वाक्य रचना है वो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको अकर्मक सकर्मक समझ में यहाँ पर आया होगा। और अकर्मक सकर्मक पहचानने के यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके, 3 तरीके। पहला तरीका तो हो गया कि क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं, और अगर क्रिया से ठीक पहले क्या का क्या जो क्रिया लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, क्रिया से ठीक पहले लगाते हैं। और अगर जवाब मिलता है क्या का प्रश्न, क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं, और उसका अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, पहले पहचान का नियम ये है। दूसरा पहचान का नियम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, कैसे उसको बताएंगे, कैसे करेंगे उसको, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए पहचान, अब सकर्मक अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की हम पहचान कैसे करेंगे आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, एक से अधिक कारक का हम प्रयोग कर सकते हैं एक वाक्य में, लेकिन बिना कर्ता के हम किसी वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं। वाक्य में कर्ता का होना बहुत जरूरी है, वाक्य में कर्ता का होना बहुत जरूरी है। बिना कर्ता के हम किसी वाक्य की रचना नहीं कर सकते। लेकिन एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक वाक्य में 8 के 8 कारक भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो कारक होंगे वो एक ही स्थान पर प्रयोग नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग स्थान पर प्रयोग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहचान, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे। पहला जो तरीका है पहचान करने का, वो पहला तरीका ये है कि क्या का प्रयोग कर प्रश्न बना लेते हैं, और उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया, उत्तर न मिलने पर अकर्मक क्रिया होती है। क्या का प्रयोग क्रिया से ठीक पहले करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि सर क्या का प्रयोग हम कहाँ करें, तो क्या का प्रयोग हम क्रिया से ठीक पहले करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे रमेश कविता लिखता है, लता गीत गाती है। दोनों वाक्यों में लिखता और गाती ये क्रिया है, क्या है, क्रिया है। यहाँ पर लिखता और यहाँ पे गाती, ये क्या है, ये क्रिया है। अब इस क्रिया के साथ साथ प्रश्न करें, जैसे क्या लिखता। अब लिखता से पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, क्या का। क्या लिखता, क्या गाती, क्या लिखता, क्या गाती। उत्तर क्या मिला, उत्तर मिला कि कविता लिखता, गीत गाती। अतः यह सकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि क्या से प्रश्न बनाने पर हमें उत्तर मिल रहा है। क्या लगाकर जब हम प्रश्न बनाए तो हमें इसका उत्तर मिल गया, इसलिए यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। दूसरा, इसी प्रकार देखिए अकर्मक क्रिया, गीता रोती है, आयुष दौड़ता है। अब यहाँ पे गीता रोती है, आयुष दौड़ता है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या रोती, क्या दौड़ता, उत्तर मिल रहा है। इन वाक्यों में रोती और दौड़ता क्रिया है। अब इनके साथ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे क्या रोती, क्या रोती, उत्तर मिल रहा है, नहीं। क्या दौड़ता, उत्तर मिल रहा है, नहीं। कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे क्या रोती, क्या दौड़ता, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अतः ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये पहली पहचान है, पहला तरीका है पहचान करने का कि अकर्मक है कि सकर्मक है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, देखिए वाक्य में प्रयुक्त पदों के परिचय से हम पता कर सकते हैं कि जो क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। जैसे पद परिचय से आप कैसे पता करेंगे, देखिए दूसरा तरीका है, जैसे मोहन तेज चलता है। अब यह कौन सी क्रिया है, मोहन तेज चलता है। अब इसमें देखिए मोहन तेज चलता है, इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोहन तेज
चलता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सोहन तेज चलता है, सोहन क्या है, सोहन यहाँ पर करता है, सोहन क्या है, करता है। चलता है ये क्या है, क्रिया है, चलना क्रिया है, चलता है ये दोनों जो है वो क्रिया है। अब क्रिया से पहले ये जो तेज शब्द है ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया हो गया। हमने यहाँ पे 3 पद हैं इस वाक्य में, सोहन, तेज और चलता। ये 3 पद है ना, चलता है 1 पद, तेज 2 पद और सोहन तीसरा पद। ये 3 पद हैं, तीनों पदों का परिचय हमने आपको यहाँ पर दे दिया। चलता है यह क्रिया हो गई, तेज क्रिया विशेषण हो गया और सोहन कर्ता हो गया। अब इसमें कहीं आपको कर्म नजर आया, नहीं आया। तो जब कर्म नजर नहीं आया तो इस प्रकार का जो ये वाक्य होगा, ये कौन सा वाक्य होगा, यह जो वाक्य होगा यह होगा आपका अकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो होगी वो आपकी कौन सी क्रिया होगी, वो अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई कर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सी क्रिया होगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए सोहन ये करता है, ये क्या है, करता है, और पुस्तक क्या है यहाँ पर, पढ़ता। क्या पढ़ता, पुस्तक पढ़ता। यहाँ पर जवाब भी मिल रहा है और यहाँ पर ये कर्म भी आपको दिख रहा है, कर्ता, कर्म और क्रिया, जो कि वाक्य की संरचना भी हिंदी में इसी तरीके से होती है। सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। तो यह जो है ये सकर्मक क्रिया, यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। और ये ऊपर वाली जो है ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। इस तरीके से पदों का परिचय, पद परिचय से भी आप अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, पद परिचय से हम अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं पद परिचय द्वारा। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पद परिचय द्वारा हम इस तरीके से, पद परिचय द्वारा हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अकर्मक और सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि सोहन तेज चलता है, सोहन तेज चलता है, यह जो वाक्य है क्या है, अकर्मक क्रिया है। और सोहन पुस्तक पढ़ता है, यह जो वाक्य है यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो पदों का परिचय इस तरीके से पद परिचय के द्वारा भी आप सकर्मक और अकर्मक का पहचान कर सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका देखिए क्या होगा। तीसरा तरीका आप कैसे अकर्मक सकर्मक की पहचान करेंगे। काल परिवर्तन से अकर्मक सकर्मक की पहचान। किसी भी वाक्य को भूतकाल में बदलने पर यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। काल परिवर्तन के द्वारा हम किसी क्रिया की कैसे पहचान करेंगे कि यह क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये तीसरा नियम है। अर्थात ये 3 नियमों से आप अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है राम गाड़ी चलाता है। ये क्या है, वर्तमान काल है, राम गाड़ी चलाता है वर्तमान काल है। अब इसको जब हम भूतकाल में बदलेंगे तो राम ने गाड़ी चलाई, क्या बनेगा, राम ने गाड़ी चलाई। राम चलता है, राम चला, राम चलता था। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 वाक्य हमारे सामने आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम कैसे पता किए कि इसमें कौन सा, अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि राम गाड़ी चलाता है, यह वाक्य जो है अकर्मक है कि सकर्मक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस में करेंगे, इसको हम पहले भूतकाल में बदलेंगे। तो राम गाड़ी चलाता है, इसको जब हमने भूतकाल में बदला तो इसका भूतकाल में बना कि राम ने गाड़ी चलाई। अब राम ने गाड़ी चलाई तो यहां पर क्या हो गया, राम ने, राम क्या हो गया, यहां पर कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता। क्रिया क्या हो गई, चलाना। क्रिया क्या हो गई, चलाना, ये क्रिया हो गई। राम ने क्या चलाई, गाड़ी चलाई। अब यहां पर जब क्या लगा के हम प्रश्न करेंगे, क्या चलाई, गाड़ी चलाई, तो गाड़ी यहां पर हमारा हो गया, क्या हो गया,
कर्म हो गया। तो राम ने गाड़ी चलाई, ये कौन सा वाक्य हुआ? ये सकर्मक। यहाँ पे अब क्रिया पूछेगी तो राम ने गाड़ी चलाई, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ये कर्म के साथ है। ठीक है, किस में है? कर्म के साथ है। ठीक है, राम ने गाड़ी चलाई, ये सकर्मक क्रिया है। और राम गाड़ी चलाता था, यह जो है यह क्या है? राम चलता था, राम चलता था, यह जो है यह अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं लग रहा है। अगर आप क्या बना करके प्रश्न करेंगे तो भी यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, राम चला यह भूतकाल है। और राम ने चला, ऐसा तो हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बनाएंगे तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। राम चलता था, तो इसमें भी ने नहीं आ रहा है। जब जो भी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा, अगर आप किसी भी वाक्य को अगर आप भूतकाल में बदलेंगे, तो अगर वह सकर्मक क्रिया, उस वाक्य में अगर सकर्मक क्रिया होगी तो कर्ता के साथ ने जरूर आएगा, कर्ता के साथ ने जरूर आएगा। अगर किसी वाक्य को आप भूतकाल में बदलते हैं और कर्ता के साथ ने आता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर आपको बताता भी हूं। यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हो तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। यदि किसी कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा होता है तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इन वाक्यों में जिसमें कर्ता के साथ ने जुड़ा हो तो क्या होगा? सदैव भूतकाल होगा। और जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने जुड़ा होगा वो वाक्य किसमें होगा? हमेशा ही भूतकाल में होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। कर्ता के साथ ने होने पर ऐसा वाक्य सदैव कर्तृवाच्य में होगा। और अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो वह जो वाक्य होगा वो हमेशा कर्तृवाच्य में होगा। जैसे राम ने गाड़ी चलाई, ये राम ने यहाँ पर कर्तृवाच्य है। काल कौन सा है? तो भूतकाल है। और क्रिया कौन सी है? तो सकर्मक क्रिया है। यानी जब किसी भी वाक्य का आप काल परिवर्तन करते हैं और काल परिवर्तन करने के बाद अगर कर्ता के साथ ने आता है तो वह सकर्मक क्रिया है, कर्ता के साथ ने नहीं आता तो वह अकर्मक क्रिया है। इस तरीके से आप काल परिवर्तन करके भी अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। पद परिचय द्वारा अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। क्या प्रश्न बना करके, क्या से प्रश्न बना करके आप अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार आप 3 तरह से अकर्मक सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो कि आप अभी शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो ने का प्रयोग होता है ये केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। अगर वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ अगर हम ने का प्रयोग करते हैं तो वाक्य शुद्धि के नियम के अनुसार आपका जो वाक्य होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होगा, गलत होगा। ठीक है, क्या और किसे का प्रयोग करके भी हम कभी कभी वाक्य बनाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए राम ने, जब कहीं भी अगर आपको कर्ता के साथ ने मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पे सदैव सकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ पे रावण को कर्म कारक का चिन्ह को होता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इसमें आपको पहचान करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आपको साफ साफ कर्म दिखाई दे रहा है। इसलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम ने क्या मारा? उत्तर, राम ने क्या मारा? उत्तर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर तो हमें उत्तर जानने की, प्रश्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कर्म है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने आपको बताया कि जिस भी वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा होगा वो वाक्य सदैव हमेशा किस में होगा? सकर्मक में होगा। वह जो वाक्य होगा, उस वाक्य की जो क्रिया होगी उसमें सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम ने किसे मारा? रावण को मारा। किसे मारा? रावण को मारा। लेकिन यहाँ पर क्या या किसे करके हमें प्रश्न बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राम ने, कर्ता के साथ अगर ने आ गया तो वहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया कभी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किसी का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां रावण कर्म है जो क्रिया से ठीक पहले है, इसलिए यहां पर जो वाक्य होगा, इस वाक्य में जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। राम ने रावण को मारा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला, वाक्य में को का प्रयोग
सदैव सजीव कर्म के साथ होता है। किसके साथ होता है? सजीव कर्म के साथ। जैसे रावण को मारा, तो रावण क्या है? सजीव कर्म है। कैसा है? सजीव कर्म है। तो वाक्य में जो कर्म का को का प्रयोग होता है वो सदैव सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, और यदि कर दिया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो को का प्रयोग होता है वो सदैव किसके साथ होता है? सजीव कर्म के साथ। सजीव कर्म, जैसे रावण को मारा, रावण यहाँ पर रावण को, ये सजीव कर्म है। कौन सा कर्म है? सजीव कर्म है। ठीक है, तो सदैव सजीव कर्म के साथ ही वाक्य में को का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग न करने पर भी आपका वाक्य क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। अगर आप सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं करते तो भी आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है, और अगर निर्जीव कर्म के साथ आप को का प्रयोग करते हैं तो भी आपका वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बजाना और बढ़ाना। बजाना यह क्रिया निर्जीव क्रिया है और बढ़ाना भी यह निर्जीव क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं के साथ कर्म चाहे सजीव आए या निर्जीव, निश्चित रूप से को का प्रयोग होता है। यानी बजाना और बढ़ाना ये दो क्रियाएं ऐसी हैं जिन क्रियाओं में इनका कर्म अगर सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन इनमें को का प्रयोग होता है। यानी केवल यही दो क्रियाएं ऐसी हैं जहां पर यह इन दो क्रियाओं के साथ इनका कर्म चाहे सजीव आए या निर्जीव है इनके साथ, लेकिन इनके साथ को का प्रयोग होगा। बाकी किसी भी क्रिया के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। केवल वो दो क्रियाएं हैं बजाना और बढ़ाना जिनके साथ को का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ढोल को बजाना। अब यहाँ पे ढोल को बजाना ना, ढोल का बजाना तो कह नहीं सकते, ढोल से बजाना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ढोल को बजाना हमारा कहना हमारी मजबूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये जो दो क्रियाएं बजाना और बढ़ाना, इनके साथ को का प्रयोग होता है, चाहे इनका कर्म सजीव हो या निर्जीव हो। यहाँ पे ढोल क्या है? निर्जीव कर्म है। तो सजीव निर्जीव दोनों ही कर्म के साथ बजाना और बढ़ाना, ये जो दो क्रियाएं हैं, इनके साथ चाहे कर्म सजीव है चाहे निर्जीव है, दोनों ही जगहों पर हम क्या करते हैं? को का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक या बहुकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक को हम बहुकर्मक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। इसलिए हिंदी में एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया को हम बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि बहुकर्मक क्रिया क्या होती है, तो द्विकर्मक क्रिया को ही बहुकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होती हैं। एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म हो वो क्या होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, एक कर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? एक कर्मक। यहाँ जो कर्म है वो क्या है? सजीव कर्म है। छात्रों को ये सजीव कर्म है। सजीव कर्म के साथ ही को का प्रयोग होता है, मैंने आपको भी बताया। तो यहाँ पर ये सजीव कर्म है, छात्रों को पढ़ाया, ये एक कर्मक, एक ही कर्म है। जबकि अगर हम कहें कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो यह भी क्या है? एक कर्म है। और यहाँ पे क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो हिंदी यहाँ पर क्या है? निर्जीव कर्म है। कौन सा कर्म है? निर्जीव कर्म है। जबकि छात्रों को ये सजीव कर्म है। मालिक ने नौकर को डांटा, यहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया है। और नौकर को ये कौन सा कर्म है? सजीव कर्म है। कैसा कर्म है? सजीव कर्म, यानी जीव के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक कर्मक क्रिया में कर्म कितना होगा? एक होगा। एक कर्मक क्रिया में कर्म की संख्या एक होगी, जबकि द्विकर्मक क्रिया में कर्म की संख्या दो होगी, दो कर्म होंगे। ठीक है, देखिए जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पर छात्रों को एक कर्म हो गया और हिंदी जो हो गया वो दूसरा कर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मीना गाय को चारा खिलाती है। मीना गाय को पहला कर्म हो गया, चारा ये दूसरा कर्म है, इसलिए यह भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, राधा गाय को चारा खिलाती है, यह भी क्या है? इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है।
मालिक ने नौकर को डांटा, एक कर्मक क्रिया। राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, अब यह भी क्या है, एक कर्मक क्रिया है, यह द्विकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि गरीबों को और कंबल यहाँ पर एक गरीबों को और एक कंबल, यहाँ पे दो कर्म है, लेकिन ये दो कर्म नहीं है, ये एक ही कर्म है। कर्म क्यों एक कर्म है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया, यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। लेकिन राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, ये एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। क्या होता है, गौण कर्म होता है। अब ये क्या होता है, मुख्य कर्म और गौण कर्म, इसको भी जान लेते हैं। मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले, मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया से ठीक पहले निर्जीव और को विभक्ति रहित होता है, और जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से पहले लिखा होगा, सजीव होगा और को विभक्ति सही होगा, सहित होगा। क्रिया से ठीक पहले ना, क्रिया से ठीक पहले होगा, को विभक्ति सहित होगा, निर्जीव होगा, को विभक्ति सहित होगा, और गौण कर्म जो होगा वो भी वो मुख्य क्रिया से पहले होगा। जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा, और जो गौण कर्म होगा वो मुख्य क्रिया से पहले लिखा होगा और कैसा होगा, सजीव होगा, और को विभक्ति सहित होगा, उसमें को विभक्ति लगी होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम देंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी। तो ये पार्ट 1 आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसके आगे से हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।